आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर की भाषा के बारे में। यदि सामान्य तौर पे हम भाषा की बात करें तो भाषा क्या होता है? भाषा अपने विचारों को या सूचनाओं को आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम आपस में अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ साझा कर पाते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर की अगर हम भाषा की बात करें, कंप्यूटर की अगर लैंग्वेज की बात करें, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर को अपनी बात बताते हैं और उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? उसे हम कंप्यूटर की भाषा कहते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो मुख्य रूप से कंप्यूटर की जो है 3 लैंग्वेजेस होती हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक पहली जो होती है उसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, पहली लैंग्वेज जो कौन सी है वो है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब मशीन लैंग्वेज होती क्या है तो इसको हम समझते हैं। लैंग्वेज वो जो कंप्यूटर या मशीन डायरेक्टली समझता है। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन जिस भाषा को समझता है, मशीन जिस लैंग्वेज को समझता है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। अब बात करें कि मशीन किस भाषा को समझता है, तो मशीन जिस भाषा को समझता है वो है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। ये एक एग्जांपल है उसका। बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी लैंग्वेज को वो समझता है, बाइनरी कोड्स को वो समझता है। ठीक है, बाइनरी नंबर कोड्स या बाइनरी कोड को कंप्यूटर समझता है। अब बाइनरी कोड की अगर बात करें तो होता क्या है, उसके अंदर होते हैं जीरोस एंड वंस। ठीक है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में जो कोड्स बनते हैं, जो लैंग्वेज बनती है, उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज, और इसे मशीन बहुत ही आसानी से समझ लेती है। ठीक है, अब बात करें तो बाइनरी में ये 2 ही डिजिट्स क्यों ली गई, 0 और 1 ही क्यों लिया गया, तो इसके पीछे एक विशेष कारण है। क्योंकि अगर हम बात करें कंप्यूटर मशीन की, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट की धारा, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं, तो वहां पर वो वर्क परफॉर्म करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 0 और 1 की, तो 0 और 1 पर ही क्यों काम करता है, तो हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ठीक है, जहां पर ये अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर काउंटिंग होनी है, या जिस पॉइंट के ऊपर सप्लाई होने से हमारा कंप्यूटर परफॉर्म होने वाला है या वर्क करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है इसको। ठीक है, तो जिस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, अब ये तो एक पूरा का पूरा सर्किट बन गया, और इस सर्किट के जिस पॉइंट पे पावर ऑन होगा, ठीक है, उसके ऊपर पावर ऑन होगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो 1 प्रोड्यूस करेगा, वहां से 1 प्राप्त होगा। जिस पॉइंट पे पावर ऑफ होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पावर ऑफ है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा 0। ठीक है, तो इसी तरह से विभिन्न जो उसके पॉइंट्स होते हैं, वहां पर अगर पावर ऑन है तो 1 मिलता है, ऑफ है तो 0 मिलता है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए इस वाले, अगर हम इस वाले लाइन की बात करें, यहाँ पे कोड की अगर हम बात करें, कोड किस तरह से बनता है, अगर यहाँ पे पावर ऑन है तो 1 मिल गया, यहाँ पे ऑफ है तो 0 मिल गया, यहाँ पे ऑन है तो 1 मिल गया, यहाँ पे ऑफ है तो 0, यहाँ पर ऑफ है तो ये 0, यहाँ पर ऑफ है तो ये 0, यहाँ पे ऑन है तो यहाँ पे 1। तो इस प्रकार से एक सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो उसके विभिन्न बिंदुओं पर वोल्टेज के या पावर के होने और न होने से जो कोड बनता है, वो ही हमारा क्या है, बाइनरी कोड है। और उस कोड से मिलकर के जो लैंग्वेज बनती है, वो क्या होती है, वो होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। अब बात करें कि ये मशीन लैंग्वेज के फायदे क्या हैं। ठीक है, 0 और 1 एक सामान्य व्यक्ति के लिए समझना बहुत ही टिपिकल चीज है। हम इतने बड़े बड़े जो उसके कोड्स बनते चले जाते हैं, उसे हम याद नहीं। जैसे मान लीजिए कि ए आपको लिखना है तो उसके लिए एक अलग कोड बन गया, बी लिखना है तो उसके लिए अलग कोड बन गया, आपने एप्पल लिखा उसके लिए बड़ा सा कोड बन गया। उस बड़े से कोड को एक सामान्य यूजर तो याद रख नहीं सकता। लेकिन अगर हम बात करें मशीन की, तो ये मशीन के लिए बहुत आसान हो जाता है इस कोड के ऊपर काम करना। मशीन इस कोड पे डायरेक्टली काम करती है, उसके लिए मेमोरी की आवश्यकता भी नहीं ज़्यादा उपयोग करती है, वो डायरेक्टली उस पर रन हो जाता है। मशीन इस कोड को बहुत ही आसानी से समझ लेती है, मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, क्योंकि ये कोड्स
उसके स्वरूप को पूर्णतः सेटिस्फाई करते हैं। जो उसको बनाया गया जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके ऊपर ये कोड जाते हैं तो डायरेक्टली वो रीड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इसका एग्जीक्यूशन जो टाइम है, जो इसका क्रियान्वयन है, वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक, ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसका नाम था मशीन लैंग्वेज। और जो हमारी सेकंड लैंग्वेज आती है, जो दूसरी भाषा है, ठीक है, इस कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो वो है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? तो असेंबली लैंग्वेज हमारी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उससे थोड़ी सी परिवर्तित भाषा में से कह सकते हैं। इसके अंदर भी कोड्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि एक कोड स्पेसिफिक बना दिया गया ऐड, अब उसका कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर और उस मेमोरी लोकेशन के साथ ये कोड रन होता है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज एक लोअर लेवल लैंग्वेज है। अगर कंप्यूटर भाषा की हम बात करें तो उसे भी कंप्यूटर समझ लेता है, क्योंकि इनका जो यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसका पहले से ही कुछ ना कुछ कोड वहां पर 0 1s के फॉर्म में सिस्टम के पास पहले से सेव होता है, जिसकी सहायता से बहुत ही आसानी से ये कोड भी वहां पे रन हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूजर को सारे कोड्स याद करने पड़ते हैं। ठीक है, उन कोड्स को याद करके उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग वो वहां पे रखता है और फिर वो सिस्टम रन होता है उसे कन्वर्ट करके। और इस भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस कन्वर्टर की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं असेंबलर। ठीक है, तो असेंबलर की सहायता से असेंबली लैंग्वेज को कहाँ बदल दिया जाता है? मशीन लैंग्वेज में बदल दिया जाता है। अब बात करें हमारी जो थर्ड लैंग्वेज है, वो थर्ड लैंग्वेज क्या है? उससे कहा गया है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी या अंग्रेजी के समान भाषा में की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। डायरेक्टली अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपने नाम सुना होगा जावा, ठीक है, C++, ठीक है, तो ये सभी भाषाएं क्या हैं? ये हैं तो इंग्लिश के ही लैंग्वेज के समरूप हैं, उसके समतुल्य हैं, उसको आसानी से यूजर द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, और इस भाषा के अंदर कोडिंग करना भी थोड़ा जो है यूजर के लिए आसान होता है कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि मशीन को समझने के लिए इसे मेहनत करनी होती है। अब ये डायरेक्टली मशीन इस भाषा को नहीं समझ सकती। मशीन लैंग्वेज को मशीन बहुत आसानी से समझ पाती है, हाई लेवल लैंग्वेज को यूजर बहुत आसानी से समझ पाता है। तो अगर हम बात करें कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन किस तरह समझती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन को समझने के लिए उसे कन्वर्ट करना होता है, उसे ट्रांसलेट करना होता है। और यहाँ पर जो है ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन उसे समझती है तथा संबंधित रिस्पॉन्स भी करती है उस कंपाइलर, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर की सहायता से। तो इस प्रकार हमने देखा कि मशीन लैंग्वेज जो होती है वह कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती है, कंप्यूटर के ऊपर आसानी से रन हो जाती है। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज जो होती है वो सिस्टम डिपेंडेंट होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो सिस्टम इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज यूजर के द्वारा, यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा होता है, यूजर बहुत आसानी से समझ पाता है। मशीन लैंग्वेज को मशीन बहुत आसानी से समझ पाती है। और अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन को यदि समझना हो तो उसके लिए उसे मेहनत करनी होती है। उसी प्रकार से यूजर को अगर मशीन लैंग्वेज समझना हो तो उसे वहां पर मेहनत करनी होती है। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज यूजर के लिए ज़्यादा इजी होती है और मशीन के लिए टिपिकल, और मशीन लैंग्वेज जो होती है वो मशीन के लिए बहुत इजी होती है, इजी टू अंडरस्टैंड, और यूजर के लिए वो डिफिकल्ट होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की कंप्यूटर्स लैंग्वेजेस की, जिसके अंदर हमने बात की मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।